नमस्कार, मैं श्याम नंदन कुमार आपका एसएन की क्लासेज में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था, उसके अंतर्गत देख रहे हैं चैप्टर भारत का संवैधानिक विकास और यह 9वां लेक्चर है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? आंसर कीजिए। चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस 1997 और यूपी यूडीए 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर कीजिए। हमारा करेक्ट आंसर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अभी तक हम लोग 1773 से लेकर 1861 तक के एक्ट को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है भारत का 1892 का भारत परिषद अधिनियम। आप ऐसे बोले या भारत परिषद अधिनियम 1892, बोथ आर सेम। चलिए, इससे पहले इस एक्ट को पढ़ने से पहले अर्थात 1892 के का भारत परिषद अधिनियम से पहले दो छोटे छोटे एक्ट है, उसको देख लेते हैं। वहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। चलिए, तो हम देखते हैं। पहला जो है हमारा 1873 का अधिनियम। इसमें एक बात जो काफ़ी प्रमुख है, जो एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पूछने के लिए, कि कंपनी को इस एक्ट में ऐसा प्रावधान किया गया है कि कंपनी को किसी भी वक्त जो है भंग किया जा सकता है। ठीक है ना, कंपनी को कभी भी भंग किया जाता है। और इस अधिनियम के अंतर्गत हम देखते हैं कि 1 जनवरी 1884 को कंपनी को औपचारिक रूप से अर्थात कहें ऑफिशियली जो है अब कंपनी जो है उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना, तो कब ये प्रावधान किया गया था? 1873। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि औपचारिक रूप से जो कंपनी को भंग किया गया था वो किस एक्ट के अंतर्गत किया गया था? तो वह था 1873 का अधिनियम के अंतर्गत कंपनी को जो है औपचारिक रूप से कब? 1884 में बंद कर दिया गया था। किस एक्ट के अंतर्गत? वह था एक 1873 का अधिनियम। चलिए, दूसरा हम देखते हैं 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। ठीक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसमें क्या किया गया? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6ठे सदस्य की नियुक्ति करू से लोक निर्माण विभाग दिया गया। अभी तक हमने देखा कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, ठीक है ना, 5 सदस्य थे। ठीक, लेकिन 1876 में क्या किया गया? 1876 में एक सदस्य को और बढ़ा दिया गया। ठीक, और उसमें क्या कर दिया गया? और ये 6ठे सदस्य जो बढ़े उनमें क्या किया गया? लोक निर्माण विभाग उनको दे दिया गया। ठीक, 36 सदस्य जो उसमें शामिल हुए इस एक्ट के अंतर्गत 1876 के शाही उपाधि अधिनियम के अंतर्गत 6ठे सदस्य को शामिल किया गया और उस 6ठे सदस्य को है लोक निर्माण विभाग दिया गया। इससे पहले 1876 से पहले कितने सदस्य थे कार्यकारिणी में? तो उसमें 5 सदस्य थे। ठीक है ना। चलिए, अब आगे हम देखते हैं इसमें दूसरा प्रावधान क्या था। 1876 में इसी एक्ट के सहारा लेकर, ठीक है, 1876 में महारानी विक्टोरिया को, ठीक है ना, भारत की सामग्री घोषित किया गया, सामग्री घोषित कर दिया गया। ठीक है ना, सामग्री घोषित कर दिया गया किस एक्ट के अंतर्गत? इस एक्ट का 1876 का शाही उपाधि अधिनियम के अंतर्गत जो है ना महारानी विक्टोरिया को क्या कर दिया गया? भारत की सामग्री घोषित कर दिया गया। चलिए, तो यहाँ दो इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। 6ठे सदस्य को कब इंक्लूड किया गया? 1876 का शाही उपाधि अधिनियम के अंतर्गत। और दूसरा क्या किया गया? महारानी विक्टोरिया को जो है ना भारत की सामग्री घोषित किया गया। कब घोषित किया? 1876 में। अब हम आते हैं अपने 1892 का भारत परिषद अधिनियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। चलिए, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहा। ठीक है ना, इसमें क्या किया गया? इसमें प्रधान में ऐसा किया गया, उपबंध किया गया कि गैर सरकारी सदस्यों की संख्या जो है उसको क्या कर दिया गया? बढ़ाई गई इसके अंतर्गत, लेकिन सरकारी सदस्यों का जो बहुमत है वह बना रहा। समझने की कोशिश करते हैं इसको। केंद्रीय विधान परिषद में ऐसा प्रावधान किया गया कि अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 होगी। ठीक, ऐसा उपबंध किया गया कि अतिरिक्त सदस्यों की संख्या, हमने देखा वहां पहले क्या है कि पहले वायसराय प्लस उनकी 6 सदस्यीय परिषद, ये कार्यकारिणी परिषद है। ठीक, अब यहाँ बात हो रही है कि 10 अतिरिक्त जो है ना न्यूनतम अतिरिक्त सदस्यों, ठीक है ना, अतिरिक्त सदस्य
कभी भी याद रखें, अतिरिक्त सदस्य या गैर सरकारी सदस्य। ठीक, इनमें की बात की जा रही है कि न्यूनतम 10 होंगे। ठीक, अधिकतम जो है 16 तक बढ़ाए जा सकते हैं किसको, अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को। ठीक है ना, अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितने बढ़ाए जा सकते हैं, 10 न्यूनतम, मैक्सिमम 16 बढ़ाए जा सकते हैं। चलिए इसको आगे हम देखते हैं। हमने देखा कि सरकारी सदस्य जो होंगे टोटल, ठीक, अगर गैर सरकारी सदस्य लेते हैं, अगर वायसराय गैर सरकारी सदस्य अगर 10 को न्यूनतम रखते हैं, ठीक, फिर भी हम देखते हैं कि उनके सरकारी सदस्य कितने हो जाएंगे, वायसराय 6, वायसराय प्लस 6 क्या देखे, कार्यकारिणी परिषद जो हमने देखा। ठीक, वायसराय प्लस 6, ये तो ऑलरेडी पहले से उनके कार्यकारिणी परिषद में थे। यहाँ बात की जा रही है कि 16 तक आप 10 से लेके 16 तक अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा सकते हैं। ठीक, जिसमें 10 जो होंगे वो क्या होंगे, वो जो होंगे गैर सरकारी सदस्य होंगे। इनमें से अगर 6 जो होंगे वो क्या होंगे, सरकारी सदस्य होंगे। अर्थात आप देखें तो क्या होगा, 16 सदस्य, 6 प्लस 1 वायसराय 7 हो गए, और 6 सदस्य जो होंगे वो कौन होंगे, सरकारी होंगे। तो इस तरह टोटल संख्या कितनी हो जा रही है, बहुमत 13 हो जा रही है। तो ये क्या हो जा रहे हैं, बहुमत में हो जा रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरह प्रावधान उपबंध किया गया कि सदस्यों, अतिरिक्त सदस्यों की संख्या तो बढ़ेगी, वो 10 होगी या 16 होगी, लेकिन बहुमत जो रखा जाएगा, सदस्य सरकारी संख्याओं की संख्या जो होगी वो अधिक होगी, ऐसा इसमें उपबंध किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उसी प्रकार का प्रावधान आपको देखते हैं कि प्रांतीय विधान परिषद में भी किया गया। प्रांतीय विधान परिषद में भी इस तरह का उपबंध किया गया कि जितने भी अतिरिक्त सदस्य इंक्लूड होंगे, ठीक है ना, ठीक, लेकिन इंक्लूड तो होंगे लेकिन उसमें सरकारी सदस्यों की संख्या अधिक रहेगी। ठीक है ना, सब प्रांतों के लिए अलग अलग संख्या जो है डिसाइड हुआ था उसमें। ठीक है ना, चलिए लेकिन एक मुख्य बात थी उसमें कि जो सरकारी सदस्यों की संख्या होगी वह अधिक होगी, या अर्थात बहुमत में होगी, इसमें प्रांत में भी और केंद्रीय विधान परिषद में भी। दूसरा इसमें मुख्य बातें की गई थी कि केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों के अधिकार में वृद्धि की गई थी। ठीक, केंद्रीय विधान परिषद की जो सदस्य थे उनके अधिकार में वृद्धि की गई थी। और क्या अधिकार में वृद्धि की गई थी, तो अधिकार में वृद्धि उनको की गई थी, बजट पर बहस करने का अधिकार उनको दे दिया गया। ठीक, इससे पहले बजट पर बहस करने का अधिकार नहीं था, लेकिन इस एक्ट के अंतर्गत उनको जो है बजट पे बहस करने का अधिकार दे दिया गया। अब एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं कि बजट की व्यवस्था भारत में कब की गई। तो बजट की व्यवस्था भारत में 1860 में शुरू किया गया। कब, भारत में कब शुरू किया गया, 1860 में शुरू किया गया। और बजट पे बहस करने का अधिकार आप देखें तो 1892 के अब परिषद अधिनियम जो आया, भारत परिषद अधिनियम, उसमें जो है बजट पे जो बहस करने का अधिकार बोले आपको, ठीक, वो दे दिया गया। जो अतिरिक्त सदस्य है उनको कब दिया गया, 1892 के परिषद अधिनियम आया तो उसके अंतर्गत दे दिया गया। ठीक है ना, अर्थात आप देखें कि 1860 में बजट तो आ गए, आप देखेंगे कि 1892 में बहस करने का अधिकार दे दिया गया। अर्थात आप देखें तो 32 साल का गैप आपको देखने को मिलता है बजट पे बहस करने के लिए। ठीक है ना, दूसरा हम देखते हैं कि सार्वजनिक हित के लिए, ठीक, सार्वजनिक हित के लिए 6 दिन पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे दिया गया। और ये जो परिषद में जो सदस्य थे उनको दूसरा आप देखें अधिकार में वृद्धि किया गया कि वह 6 दिन पहले, ठीक है ना, नोटिस जारी कर, नोटिस यानी सूचना देकर, ठीक है ना, सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। किसके बारे में पूछ सकते हैं प्रश्न, वो सार्वजनिक हित के मामले जो होंगे उनके बारे में वो 6 दिन पूर्व सूचना देकर उसके बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ लिमिटेशन था, लिमिटेशन ये था कि पूरक प्रश्न पूछ नहीं सकते हैं। अर्थात एक नया प्रश्न जो है वह बिना पहले पूर्व सूचना दिए हुए पूछ नहीं सकते हैं पूरक प्रश्नों को। ठीक है ना, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप देख नोटिस करना है आपको कि मतदान देने का अधिकार भी नहीं था। ठीक है ना, तो चलिए हमने क्या देखा कि बजट पर अधिकार बहस करने का अधिकार दिया गया। सार्वजनिक हित के मामले में 6 दिन पूर्व उनको सूचना देकर सार्वजनिक हित के मामले में प्रश्न वो पूछ सकते हैं, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, और मतदान देने का अधिकार उन्हें नहीं था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, तो काफी इंपॉर्टेंट है तीसरा पॉइंट
एक समिति और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया, ठीक है ना। एक समिति और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया। इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट, चुनाव शब्द का प्रयोग जो है ना भारत परिषद अधिनियम 1892 में कहीं देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ इस तरह की एक्टिविटी या इस तरह का उपबंध किया गया जिससे ऐसा लगता है कि परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान वहां पे शुरू हो गया था, ठीक। तो हुआ क्या था, वायसराय की परिषद, ठीक, वायसराय, ठीक, वायसराय केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्य, हमने देखा था कि 10 से 16 जो प्रावधान किया गया था, ठीक, जो है वायसराय को अधिकार दे दिया गया था क्या करने के लिए, नियुक्त करने के लिए। उनमें जो दिया गया कि वायसराय जो है ना बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स और केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन की शक्तियां का प्रावधान था, ठीक है ना। उन्हें मतलब शक्ति प्रदान की गई थी। आप सिंपल भाषा में समझे तो गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने के लिए जो है ना उन्हें शक्ति प्रदान थी, ठीक। लेकिन इसमें यह व्यवस्था थी कि वह सलाह ले सकते थे, ठीक है ना। कोई उनको सजेस्ट कर सकता है, चाहे वो एक कमेटी बना के, एक कमेटी बनेगी, एक कमेटी उनको सजेस्ट करेगी किनको, वायसराय को गैर सरकारी सदस्यों को क्या करने के लिए, नियुक्त करने के लिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। उसी तरह हम देखें कि प्रांत के गवर्नर को है ना प्रांतीय विधान परिषद में, ठीक, प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की शक्ति थी, ठीक। वह जो नियुक्ति करते थे तो उनमें प्रावधान, इसमें यह प्रावधान किया गया कि वह जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संगठन, जमींदारों और चेंबर ऑफ कॉमर्स। अब याद रखें बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स अलग है, ये चेंबर ऑफ कॉमर्स दोनों अलग है, ठीक है ना। जब वायसराय होंगे तो जो सदस्य की नियुक्ति करेंगे वो बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स के और केंद्रीय विधान परिषद के गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करेंगे सिफारिश पे, जो है ना। ऐसा कोई वादे नहीं था कि वो सिफारिश मानना ही है, लेकिन ऐसा उपबंध किया गया, ऐसा प्रावधान किया गया कि एक समिति बनेगी, ठीक है ना, जो उनको सजेस्ट करेगी किसको, वायसराय को क्या करने के लिए, गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप देखें तो यहाँ सजेशन का जो है प्रावधान किया गया, अर्थात कहें कि अब सिफारिश का प्रावधान किया गया कि कुछ एक समिति बनेगी, वह जो सिफारिश करेगी वायसराय को केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने के लिए, या बंगाल, या और बोल सकते हैं कि बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स में भी सदस्यों को नियुक्त करने के लिए, ठीक। उसी तरह प्रांत में जब आते हैं, प्रांत में जो गवर्नर को जो है ना सिफारिश करेंगे, कौन करेंगे, तो जिला परिषद, ठीक, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार और चेंबर ऑफ कॉमर्स के जो व्यक्ति होंगे, ठीक है ना, चेंबर ऑफ कॉमर्स के जो सदस्य होंगे वो सिफारिश करेंगे गवर्नर को, ठीक है ना, गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए। ऐसा कोई वाद्य नहीं है कि उनकी जो सिफारिश मानना ही है, लेकिन आप कहीं ना कहीं देखें तो यह है चुनाव की प्रक्रिया तो नहीं है, वोटिंग जैसी प्रोसेस तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सिफारिश शब्द का प्रयोग किया गया तो यह एक चुनाव जैसा प्रतीत होता है। ना यह एक डायरेक्ट वोटिंग वाला सिस्टम था, ना यह इनडायरेक्ट वोटिंग वाला सिस्टम था, यह एक परोक्ष चुनाव का सिस्टम आपको देखने को यहाँ से मिलता है, ठीक है ना। इससे यह निश्चित निकायों के सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा जाता है, ठीक है ना। ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, सिफारिश होगी, सिफारिश करने के बाद जो है ना, सिफारिश में आप देख रहे हैं कि निकाय है या बहुत सारे संगठन है क्या कर रहे हैं, सिफारिश कर रहे हैं, या तो सिफारिश कर रहे हैं गवर्नर को या वायसराय को सिफारिश कर रहे हैं किसके लिए, केंद्रीय परिषद के गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए। और प्रांतीय लेवल पर देखें तो गवर्नर को सिफारिश किया जा रहा है किसके द्वारा, जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संगठन, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए। तो इस तरह कहीं आप देख रहे हैं कि निश्चित निकायों को सिफारिश, ठीक है ना, सिफारिशों पर की जाने वाली इसको नामांकन की प्रक्रिया कहा जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है निश्चित निकायों के सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है ना। आप हमेशा याद रखिए कि यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन का कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए ये थी इसकी मुख्य विशेषता जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखें, कोविड से बच के रहें।